अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने बिलखसूस हुक्मरान इत्तेहाद ने बिल आखिर मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान का 12 जुलाई का फैसला यकसर तौर पर मुस्तरद कर दिया है। अगरचे हुकूमत नंबर गेम पूरे करते करते आईनी तरमीम करने चली थी, मगर जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली के बाइस 15 सितंबर को हुकूमत का ये प्लान नाकाम हो गया। लेकिन हुकूमत ने इस प्लान नाकाम होने के बावजूद अपने हतमी प्लान पर अमल दरामद करने की ठान ली और इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई थी, जिसका गजट नोटिफिकेशन 7 अगस्त को जारी हुआ था, उस तरमीम की रोशनी में हुक्मरान ने अपना जो तुरप का पत्ता था वो सामने पेश कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा गया है कि नई पार्टी पोजीशन के मुताबिक 20 नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को अलॉट की जाएं, जिसके नतीजे में आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का नंबर 224 नहीं बल्कि 233 हो जाएगा। इस सारे मूव के बाद जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान, जिनकी सियासत और जिनकी सियासी फहम फरासत के बहुत बड़े शादियाने बजाए जा रहे थे, क्या अब भी वो हुक्मरान इत्तेहाद का आईनी तरमीम के हवाले से रास्ता रोकने में कामयाब हो पाएंगे? और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से जिसके वजूद को एक हकीकत मिलने जा रही थी कौमी असम्बली के अंदर, वो दोबारा हकीकत को इस फैसले ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद सामने आया था, हुक्मरान इत्तेहाद ने एक पार्लियामेंट के जरिए से इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके बदल दिया है। नंबर गेम तब्दील हो चुकी है और अब आने वाले दिनों में ये कानूनी और आइनी जंग क्या नया रुख इख्तियार कर सकती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि तवानाई के शोबे से मुतल्लिक हुकूमत ने बड़े पैमाने के ऊपर इस्लाहात की तैयारी कर ली है। गैस के शोबे के अंदर भी बेहतरी के लिए इकदाम जारी कर दिए गए। उसके साथ साथ IPPs के साथ मामला तय पा गए हैं। सालाना 300 अरब से ज़ायद का फ़ायदा होगा, बिजली के निर्खों में कमी होगी। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि रूस के साथ सियासी मामलात को फ़रोग देने के साथ साथ तिजारती और दिफाई शोबे के अंदर ताउन बढ़ाने का फैसला किया गया। लेकिन रूस ने पाकिस्तान को क्या मशवरा दिया है और उस मशवरे के ऊपर किस हद तक अमल करना मुमकिन है, ये तमाम तर तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इन इशूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार ख्वाजा मतीन साहब, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब। बसरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बसरा साहब, जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दिया। इतवार के रोज़ आईनी तरमीम से हुकूमत का जो प्लान था नाकाम बना दिया। लेकिन अब हुकूमत ने जो एक नई हिकमत अमली बनाई है, इलेक्शन एक्ट जिसमें तरमीम की गई, उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। पार्टी पोजीशन यकसर तौर पर तब्दील हो गई है, 2/3 अक्सरियत हुकूमत को मिल गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब क्या ऑप्शन बचा है जिसका वजूद ही कौमी असम्बली से खत्म कर दिया गया है? ये तो पाकिस्तान का वजूद खत्म करने के दर पे हैं। इन्होंने आइन पर हमला किया है, इन्होंने आज़ाद अदलिया पर हमला किया है, जजेस पर हमला किया है, सहाफियों पर हमला किया है। ये तो बनाना रिपब्लिक है। इस वक्त पाकिस्तान में ना कोई आइन है ना कानून है, बल्कि जंगल का कानून है। मार्शल से बदतरीन हालात हैं। और मैं तो यकीन माने बतौर एक पाकिस्तानी, बतौर एक सियासी कारकुन के, जो मैं हालात देख रहा हूँ वो 1971 में जो हुआ था उससे तो मैं बुरे हालात देख रहा हूँ। ये देखना आप कि पार्लियामेंट जो है, उन्होंने जो कोई फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है, जो जाली पार्लियामेंट है, जिसका वजीर आजम जाली है, वजीर जाली है, तो आप मुझे बताइए कि आप 25 करोड़ पाकिस्तानियों को क्या समझते हैं? आप उनको भेड़े समझते हैं, बकरियां समझते हैं? आपने जिस तरह से हमला कर दिया हर इदारे पर, और सिर्फ इसलिए अपनी जाली हुकूमत बचाने के लिए, लूट मार का पैसा बचाने के लिए। इस वक्त ये तमाम अशराफिया जो 76 साल से पाकिस्तान को लूट रही थी, सूट रही थी, और पाकिस्तान को सिर्फ इन्होंने किरादा बनाया हुआ था और यहाँ पर इक़्तिदार करते थे और यहाँ से पैसा लूटते थे, कमीशन खाते थे, और उसके बाद कोई पनामा में ले जाता था, कोई दुबई लीक्स आपके सामने है, कोई एवन फील्ड में है, कोई स्विट्जरलैंड में है। तो मैं समझता हूँ कि अक्ल और होश के नाखन लेने चाहिए। जो तरीकाकार इख्तियार किया गया है कि आप पार्लियामेंट को, मैं फिर कह रहा हूँ कि जाली पार्लियामेंट, लेकिन मामला ये है, उस पार्लियामेंट के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है। उसी पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह के साथ मिलकर आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो कानून साजी कर सकती है। अब आपको तवक्को करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उसी कानून के मुताबिक जो पुरानी पोजीशन थी वो इन्हीं जमातों को अलॉट कर देगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वही पोजीशन होगी जो कि 9 फरवरी को थी? देखें, ये जो काजी फाइज ईसा साहब हैं, ये और
अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये तो पूरे निजाम के सहूलतकार हैं काजी साहब को बचाने के लिए। और ये तमाम जो धांधली करवाई गई है, लियाकत चड्ढा का बयान ले लें। वैसे वो तो कहते हैं हम कानून और आइन पर अमल दरामद कर रहे हैं। सुने लियाकत चड्ढा कहते हैं कि हमने 70 हजार से जीते हुए लोग हरवा दिए। मैं मुतालबा करता हूं, बताओ बकौल चड्ढा साहब के, वो तहरीरी तौर पर माफी मांग चुके हैं सर। सुनने माफी किधर गए? फिर उनको जमीन खा गई, आसमान निकल गया, लाए ना सामने। वो कहते हैं कि आउटिंग पे गया हुआ है कहीं नॉर्दर्न एरिया दिया। इसी तरह मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। ये कब्रिस्तान बना के कब्रिस्तान पे ये हुकूमत करना चाहते हैं। इन्होंने सोच लिया है कि हमने सिर्फ धांधली और बंदूक के जरिए पाकिस्तान के हर इदारे को यरगमाल बनाना है। जो आवाज उठाएगा अरशद शरीफ की तरह सहाफी होगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। इमरान रियाज की तरह होगा उसको अकूबत खानों में डाल दिया जाएगा। अहमद फरहाद की तरह होगा उसको जुबान बंदी कर दी जाएगी। इसी तरह कोई जज बोलेगा उसे कहेंगे तुम्हारी क्या जुर्रत है। तो सो मेरे भाई ये नहीं बसरा साहब, आपने पहले सियासी तरीके से रास्ता रोका हुक्मरान इत्तेहाद का मौलाना फजल रहमान साहब को साथ मिलाकर, अब जबकि हुकूमत ने नई एक सिचुएशन दाखिल कर दिया है कि उनके पास अभी जो 233 नशिस्तें हो गई हैं असम्बली में, कौमी असम्बली में, जबकि 224 चाहिए उनको 2 था अक्सरियत के लिए। आपसे ये सवाल किया गया है कि आपके पास अब सियासी, कानूनी और आइनी कोई ऑप्शन बचा है पॉलिटिकली? कौन सा सियासी, कानूनी, आइनी उस वक्त ऑप्शन होते हैं जब आइन और कानून होता है, जब सियासत होती है, जब जमहूरियत होती है। इस वक्त तो पहले मरहले में आपने सियासी तौर पर मुकाबला किया हुक्मरान इत्तेहाद का और आपने फतह हासिल किया, शिकस्त दी है, हुक्मरान इत्तेहाद को रोका है यानी तरमीम से। मेरे भाई 2/3 मेजोरिटी थी तहरीक इंसाफ के पास, पहले उसको फतह किया गया, फॉर्म 47 बनाए गए। अब आप ये देख रहे हैं कि इवन के सब लार्जेस्ट पार्टियां अब क्या हो, अब उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जब नहीं मानेंगी पार्लियामेंट, तो मुझे बताइए कौन सा कानून और आइन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और पार्लियामेंट का स्पीकर कहे कि मैं इसको नहीं मानता, आपका चीफ इलेक्शन कमीशनर कहे मैं इसको नहीं मानता। तो कौन से आइन की बात कर रहे हैं आप? कौन सी सियासत की बात कर रहे हैं साहब? आप जब हुकूमत के लिए तनकीद करते हैं तो आप हुकूमत भी जेल ली, असम्बली भी जेल ली। इसी कौमी असम्बली में आपका अपोजिशन लीडर है पीटीआई का, एक सूबे में आपकी हुकूमत है, पंजाब में अपोजिशन लीडर है। इसी निज़ाम का आप हिस्सा भी हैं और साथ साथ इनको जेली भी कह रहे हैं। बिल्कुल जाली इस तरह है कि जब वजीर आजम हारा हुआ होगा, जो पार्टी नवाज शरीफ के नाम पे वोट लेती है, अगर नवाज शरीफ हार गया, डॉक्टर यास्मीन से जो जेल में पड़ी हुई हैं, मरियम बीबी खुद हार गई, शहबाज शरीफ हार गया, तो मेरे क्या कहूँ इनको, जाली ना कहूँ तो इनको कहूँ कि आपके कहने से थोड़ा कोई फौरन फैसला करेगा तो सर उन्हें मिलेगी ना। हाँ ये बिल्कुल, तो मुखालफीन इतराज करते रहते हैं। तो मेरे भाई पूरा निजाम सहूलतकारी का बना हुआ है ना। चीफ इलेक्शन इस निजाम का आप भी हिस्सा है। हाँ, हम इस निजाम का हिस्सा है। इस निजाम को बिल्कुल नंगा भी कर रहे हैं और कैदी नंबर 804 ने जेल में बैठ के इस पूरे निजाम को नंगा कर दिया है। तो ये बताएं, अभी हम माजी के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम के साथ बहुत सख्त आपकी सियासी मुखालफत रही, वो लबो लहजा इस्तेमाल हुआ जो कोई तवक्को नहीं कर सकता था, लेकिन पीटीआई ने वहाँ पर मफाहमत का एक नया एग्जाम्पल सेट की, वहाँ पर एक ब्रेक थ्रू किया। पहले ज़रा शॉर्ट सुन लीजिए और फिर इसके ऊपर ओपिनियन दीजिए कि अगर JUI के साथ आप बैठ के बातचीत कर सकते हैं तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठने में क्या बात है, ज़रा शॉर्ट सुनिएगा। बैरूनी एजेंडे पर काम तुम कर रहे हो, इल्जाम दूसरों को देते हो। आपकी हकीकत को हम समझते हैं। आप अपनी चोरियों को छुपाने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं। तुम्हें इलेक्शन कमीशन ने चोर करार दिया। गैंग है करप्शन का, छोटा सा गैंग है ना उनके करप्शन का। गोगी, पीरनी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान। जो अपने आप को मौलाना कहना भी, इसको बेशरम आदमी को शर्म आती है, इसको तो ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए। खुदा जाने की ना दइए, तुम पता नहीं क्या गंद घोलते रहते हो हर वक्त। इंशाल्लाह तुम्हारे खिलाफ FIR लिखेंगे और इंशाल्लाह तुमको इसकी सजा मिलेगी जिस तरह की तुमने जुबान खवातीन के बारे में इस्तेमाल की। बसा साहब, ये आपने सुने, मकसद ये था कि माजी के अंदर आप इतने सख्त लबो लहजा इस्तेमाल करती थी दोनों जमातें, लेकिन आज दोहराने भी हुए, इमामत में नमाज भी अदा हुई और कट्ठे बिल्कुल जलने का अज़्म का इजहार भी हुआ है। तो फिर इसी अज़्म का, इसी जज्बे का इजहार नून और पीपल्स पार्टी भी कर लीजिए, शायद कोई बेहतरी का रास्ता निकल आए आपके लिए भी और मुल्क के लिए भी। जो जमात, जो लीडर आइन और कानून के साथ खड़ा होगा, हम उनके साथ जाती खिलाफत भूल कर ही आगे बढ़ेंगे। मौलाना साहब के साथ हमारे सियासी नजरियाती इख्तलाफत थे,
शायद आगे भी रहें। अभी भी हमारा उनसे कोई इत्तेहाद नहीं है। इत्तेहाद किस बात पे है? और मैं आज भी कह दूं, वो आइन और कानून के साथ है। अगर मौलाना आज साहब, मौलाना आइन और कानून के साथ खड़े हैं, आप समझते हैं? मैं बताता हूं, अगर मौलाना साहब आइन और कानून के साथ खड़े रहे जिस तरह खड़े हुए हैं, तो मैं ये समझता हूँ यकीनी तौर पे मौलाना का नाम पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की सियासत की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। लेकिन जिस दिन मौलाना साहब आइन और पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े होंगे, हमारा आपका वादा है, हम भी उनके साथ नहीं खड़े होंगे। मैं आपको गुजारिश कर दूं कि मौलाना साहब के साथ में फिर आपको कितने खिलाफात थे, हम लोगों ने क्या बनाया है, 6 जमातों का आईनी इत्तेहाद बनाया तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से। मौलाना साहब को हमने कहा कि आइए, उन्होंने कहा मैं अलग जद्दोजहद करूंगा, आप अलग कीजिए। मौलाना साहब कहते हैं कि ये सिर्फ असेंबलियां जाली नहीं, अरबों रुपए में खरीदो फरोख्त हुई है, आप उनके शॉर्ट चला नहीं सकते। जो उन्होंने एजेंसीज के मुतल्लिक, एस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक और फौज के मुतल्लिक जो गुफ्तगू की है, अरबों रुपए के खरीदो फरोख्त की, उन्होंने कहा लोग मुलव्वस है उनके। मेरे भाई, आज हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को अगर कोई चीज बचा सकती है तो पाकिस्तान का आइन है। हम किससे डील करने के लिए नहीं मिल रहे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का आइन जो पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकता है, पाकिस्तान की सलामती की ज़ामन है, जो जमात वो उसके ऊपर आएगी, मेरा आपका वादा है, हमसे जितने जाती इख्तिलाफात हों वो एक साइड पर रखकर ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। ये बताएं, कल जलसा होने जा रहा है, अभी इतलात आ रही है, हुकूमत इजाज़त दे रही है आपको। अगर हुकूमत मनारे पाकिस्तान की बजाय कोई और जगह पे आपको इजाज़त देती है तो पीटीआई की स्ट्रेटजी क्या होगी? आप हर सूरत मनारे पाकिस्तान पर जलसा करेंगे या जहाँ हुकूमत कहेगी वहाँ जाकर जलसा करेंगे? मीनारे पाकिस्तान पे एक हफ्ता पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 2 दिन जलसा किया है, हमें क्यों नहीं दे रहे? इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर जमात इस्लामी और लब्बैक को खुद बुलाया, खुद बिठाया और उनके साथ आपके ट्रैक रिकॉर्ड से डरती है गवर्नमेंट सर? ट्रैक रिकॉर्ड क्या करते? ट्रैक रिकॉर्ड तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने एक पत्ता नहीं कभी टूटा, गमला नहीं टूटा मेरे भाई। अभी इस्लामाबाद में जब तक इन्होंने एंड पे किसने शेल मारे? इन्होंने मारे। हम तो बड़े पुरअमन तौर पे सारा दिन हम इनके नाके तोड़ के पुरअमन तौर पे पहुंचते रहे। तो मेरे भाई, अगर मीनारे पाकिस्तान में हमें इजाजत नहीं देंगे, अभी फैसला हो रहा है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जहां भी हमें इजाजत, पहली बात तो मीनारे पाकिस्तान में करना चाहते हैं, इसके बावजूद ये जहां देंगे हम वहां जलसा करेंगे। बिल्कुल। अगर वहां भी नहीं देंगे तो पूरे लाहौर की गली मोहल्ले में, दाता की नगरी में एक ही नारा गूंजेगा, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। बिल्कुल ठीक। बस साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एक बात तो वाज़ेह है, नारे पाकिस्तान पे भले जलसा ना हो, जहां कहीं भी उन्हें करने का मौका मिला वहां जलसा जरूर होगा। और उसके साथ साथ ये बात भी एक तय हो चुकी है कि हुक्मरान इत्तेहाद ने जमीयत उल इस्लाम और पीटीआई के नंबर्स को एक साइड पे रखते हुए आईनी तरमीम का रास्ता हमवार कर लिया है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि उसे किस किस्म की कानूनी और आईनी कॉन्सिक्वेंसेस का सामना हो सकता है, लेकिन लगता ये है कि तमाम तर कश्तियाँ जलाई जा चुकी है और हुकूमत ये साबित करने जा रही है कि इस सियासत के सारे खेल का जो तुरब का पत्ता था वो उनके पास मौजूद था और वो पत्ता उन्होंने अब सियासत के मैदान में फेंक दिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ शोबा तवानाई से मुतल्लिक बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बिजली के निर्खों में इजाफे का मामला ऐसी गंभीर शक्ल इख्तियार कर गया था कि आवाम के लिए बिजली के निर्ख अदा करना नामुमकिन हो चुका था। कमर्शियल सार्फिन थे, घरेलू सार्फिन थे, इंडस्ट्रियल सार्फिन थे, सब ने हाथ खड़े कर दिए थे। उसके बाद आवाम सड़कों पर निकली, बिजली के बिल जलाए गए, जमात इस्लामी ने भी एहतजाज किया और सिर्फ यही नहीं बल्कि सनतकारों ने भी बिजली के भारी बिलों के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू की। तो अल्टीमेटली वफाकी हुकूमत को ये रियलाइजेशन हुई कि बिजली की कीमतों में कमी लाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये जो सारा मामला था बिजली के भारी बिलों का मामला, ये अल्टीमेटली IPPs की कैपेसिटी पेमेंट के साथ जुड़ा हुआ था, जिनकी मजबूरी पैदावारी सलाहियत तो 43,000 मेगावाट से तजावज़ हो चुकी है, लेकिन जो हम इस्तेमाल करते हैं एवरेज वो 20 से 25,000 के दरमियान है और हमारा सिस्टम भी काफ़ी कमज़ोर था। लेकिन रवां साल मौसम गर्मा के अंदर ये कैपेसिटी पेमेंट जो मुल्क की तारीख में रिकॉर्ड सतह पर पहुंची 2,000 रुपये के लगभग, अब इसकी अदायगी नामुमकिन हो रही थी और नेपरा भी हर 3 माह के बाद बिजली की कीमतों में कैपेसिटी पेमेंट को मद्देनजर रखते हुए इजाफा कर रहा था। तो अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर ने अवामी रद्दअमल, अवामी एहतजाज और अवामी मुतालबे के पेश नज़र एक 8 रुकनी टास्क फोर्स कायम की थी। इस टास्क फोर्स को यह हिदायत की गई थी कि IPPs के जो मुआहदे हैं, अगरचे हुकूमत उनको यकतरफा तौर के ऊपर उनमें ना तरमीम कर सकती है ना ख़त्म कर सकती है, चूँकि हुकूमत पाकिस्तान ने सॉवरन गारंटीज़ दी हुई हैं। लेकिन खास साहब, एक ऑप्शन ये ज़रूर थी कि किसी न किसी तरीके के साथ IPPs के मालकान को बैठ कर बात की जाए और जो डिस्क्रिपेंसीज मौजूद हैं, बहुत से ऐसे मामला थे जिसके अंदर IPPs भी
एक वीक फुटिंग पर थे। जैसे उनके प्लांट्स का हीट ट्रीटमेंट का टेस्ट नहीं होता था, उनकी फ्यूल लागत का प्रॉपर टेस्ट नहीं हो पा रहा था, और भी कुछ हेड्स थे जिसके अंदर एक कुशन मौजूद था। और फिर अल्टीमेटली जो वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए पावर डिवीज़न थे मोहम्मद अली साहब, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी IPP's इंक्वायरी कमीशन को हेड किया था और एक रिपोर्ट मुरतब की थी, और वो रिपोर्ट बाज़ नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद के ऊपर आज तक दाखिल दफ्तर है। लेकिन वो तमाम रिकॉर्ड उस रिपोर्ट का हिस्सा है कि किस किस पावर प्लांट की लागत में इजाफी लागत शो की गई ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, किसकी कैपेसिटी पेमेंट गलत है और कैसे इन पेमेंट्स को हम कम कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये रियलाइजेशन हुई। अब दोबारा मुख्तलिफ प्लांट्स के मामलात का जायजा लिया गया, तहकीकाती कमेटी ने काम किया, और इस तहकीकाती कमेटी के काम के बाद 1 माह पहले हमने आपको बताया था नाजरीन कि बिजली के निर्खों में IPP's का जो कैपेसिटी पेमेंट है, जो उनका होशरुबा मुनाफा है, उसको कम करके अवाम को रिलीफ देने की राह हमवार हो गई है। 6 से 8 रुपए फी यूनिट रिलीफ अवाम को देना बिल्कुल मुमकिन हो चुका है और इसको फाइनल शेप दी जा रही है। और उसके बाद खान साहब कुछ IPP's के मालकान के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहा, और अब इतलात ये आई है कि मामला तय पा गए हैं। नहीं भट्टी साहब, ये बताएं कि उस वक्त GTV न्यूज़ ने, बल्कि आप ही नहीं खबर दी थी कि ये जो IPP's के जो मालकान हैं, ये किसी जगह इनको बुलाया गया है, तलब किया गया है। उस वक्त तो पावर डिवीज़न ने बड़ी तरदीद की थी, तो आप अपनी खबर पर कायम भी रहते। ये जो मामला हल हुआ है, ये तो ये नहीं हो सकता कि उन IPP's मालकान से कहीं मुज़ाकरात ना हो, कहीं बैठक ना हुई हो। ये कहाँ इनकी पेशियाँ होती थी? IPP's मालकान कहाँ जाते थे? ये मामला अल्टीमेटली हल किस जगह पर हुआ है? हाँ साहब, देखिए, जितना ये संगीन नौयत का मामला था, तहकीकाती कमेटी जो सारे मामले की छानबीन कर रही थी, तो उसके लिए ज़रूरी था कि IPP's के मालकान को बुलाया जाए, उनकी पेशी हो। और वो पेशी वहीं पर हुई थी जहाँ पर जमात इस्लामी के सरबराह ने, हाफिज़ नईम साहब ने, जिस शहर में जलसा किया था, एहतजाज किया था, धरना दिया था। उन्होंने तो रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसा किया था। तो ये खासा इन मालकान की पेशे भी रावलपिंडी में हुई हैं, इनको बुलाना ज़रूरी था। तो वहाँ पर एक दफ्तर में बुला के इनके साथ सवाल जवाब हुए, इनके साथ सारे मामलात रखे गए, इनको बताया गया कि पाकिस्तान इस वक्त किस सूरत हाल से दो चार है, लिहाजा आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। जब हमने ये स्टोरी ब्रेक की थी कि उनको बुलाया गया है IPP's के मालकान को, तो पावर डिवीज़न खासा बेनान कुन तौर पर इससे लाइल्म था, उन्होंने तरदीद जारी कर दी थी। लेकिन हमने कहा था कि नहीं, आप वेट कीजिए, क्योंकि पावर डिवीज़न में वो मीटिंग नहीं होनी थी। देखिए, टास्क फोर्स का और बिलखुसूस ये जो कमेटी बनी थी, इसका मकसद क्या था कि IPP's के मालकान को रियलाइज़ करवाया जाए कि पाकिस्तान किस नहज से दो चार है, और उनको बताया जाए, और उनके सामने खासा रखी गई रिपोर्ट्स रखी गई उनके सामने कि ये आपके मामलात हैं, ये आपके मामलात हैं, ये आपके मामलात हैं। अगर ये मामलात खुलेंगे तो फिर आपके लिए भी मसाइल तो बनेंगे। तो लिहाजा ज़रूरत है कि इस मुल्क की खातिर आप कुछ कंप्रोमाइज़ कीजिए, इस मुल्क की खातिर कौमी ख़जाने को, आवाम को रिलीफ दीजिए। तो अल्टीमेटली उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया। और ख़ास सब जो इंपॉर्टेंट बात है हमारे नाज़रीन के लिए, जो अभी वज़ीर तवानाई ने भी इस बात की तस्दीक की है कि तकरीबन तमाम तर तहकीकात और मामलात तय पा चुके हैं, और इसकी अनाउंसमेंट अब जल्द की जाएगी। और जो हमने मुख्तलिफ लोगों से राब्ते बात की, जो इस कमेटी के अरकान थे, बिलखसूस इस कमेटी में बड़ा इंप्रेसिव रोल रहा लेफ्टिनेंट जनरल ज़फ़र इकबाल साहब का भी, जो कि SFC के प्लेटफॉर्म से भी तवानाई के शोबे के लिए उनकी बड़ी ग्रां कदर खिदमात हैं। 300 अरब रुपए भट्टी साहब जो सालाना फ़ायदा होगा रियासती ख़जाने को, आम सार्फ को क्या फ़ायदा होगा, ये भी तो बताएं। जी खास साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खास साहब, ये अब तक के अंदाजे के मुताबिक जो हमारा एंड कंज्यूमर है, उसको हर 3 माह बाद बिजली के निर्खों में मजीद इजाफा बर्दाश्त करना पड़ता है। एक तो ये सिलसिला वक्ती तौर पर रुक जाएगा, जो इजाफे का सिलसिला है, चूँकि ये कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और उसके साथ साथ मौजूदा बिजली के सार्फिन को एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 5 से 8 रुपए फ़ी यूनिट रिलीफ भी मिलेगा। क्योंकि जब आपको ओवरऑल जो एक आपका बास्केट रेट है, जो नेशनल टैरिफ है, वो कम होगा, तो अल्टीमेटली इसको आपको रिलीफ मिलेगा। तो खास साहब, जब आप मसला, इसका आउटकम क्या आ रहा है, जब आप एक तय कर लें कि एक मसले को हल करना है और तो कई खराबियां हैं उनको दूर करना है, तो दूर हो सकती हैं, तो कपैया भी चलेगा राजी। लेकिन एक ज़रूरत इस चीज़ की है कि माजी के अंदर जिस तरीके से आंखें बंद करके मुआहदे किए गए, ये इस बड़ी एक्सरसाइज ने इस बात की रियलाइजेशन की है कि हमारी कैपेसिटी ना होने के बायस हम मुआहदे भी दुरुस्त नहीं करते। और मुस्तकबिल के अंदर इस चीज़ को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए कि अवाम और कौमी ख़जाने की कैपेसिटी को मद्देनज़र रखते हुए कोई कर्ज़ लेना चाहिए, कोई मनसूबा लगना चाहिए, और उसके मुताबिक ही मुआहदे होने चाहिए। ये ना कि आप हाथ पाँव बांध कर दे दें और उसके बाद आवाम चिश्ती चिल्लाती रहे, 10 साल उसका खमियाजा भुगतें और फिर आप कीमतें कम करवाएं। इसके अंदर लर्निंग ज़रूर है, और उस लर्निंग से उम्मीद करते हैं कि हुकूमत और हमारे सरकारी इदारे आने वाले दिनों में इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो अगली स्टोरी की जाने बढ़ते हैं। खास साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, जो कि वज़ीर ख़ारजा भी हैं, ख़ारजा अमूर के ऊपर भी एक्टिव दिखाई देते हैं और मुआशी अमूर के ऊपर भी बदस्तूर अपना कंट्रीब्यूशन का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने
जो हमारा तेलो गैस की पैदावारी कंपनियों का मामला है उसको संगीन चैलेंजेस का सामना था। कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जा रही थी। अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर ने उनकी सरबराही में एक 8 रुकनी एक कमेटी कायम की, जिसको बाद में एक्सपेंड करके अब 19 रुकनी कमेटी बन चुकी है, जिसका मकसद ये है, और इस कमेटी में 6 वफाकी वज़रा भी शरीक हैं, कि जो तेलो गैस की पैदा करने वाली कंपनियां हैं उनके मसाइल को हल किया जाए और पाकिस्तान इंपोर्टेड रिसोर्सेज के बजाय जो हमारे इंडिजिनस मुल्की वसाइल हैं उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्हिसार करें, ताकि हमारे डॉलर का जो ज़रिए मुबादला के ज़खायर पर दबाव पड़ता है वो भी कम हो, उसके साथ साथ रोज़गार के मौक़ों में भी इजाफा हो और गैर मुल्की कंपनी पाकिस्तान के इस शोबे में आकर इन्वेस्टमेंट भी करें। और कंपनियों ने कमिटमेंट भी की थी कि अगर हमारे इन मसाइल को आप हल करते हैं तो हम $5 अरब की खतीर सरमायाकारी करेंगे शोबे में। अब खास जो हमें सरकारी दस्तावेज़ मसूल हुई हैं उसके मुताबिक इस कमेटी ने 11 अहदाफ तय करते हुए डायरेक्शन जारी कर दी है। अब इसकी सिर्फ 2 मीटिंग्स हुई हैं, मुख्तलिफ इदारों को हिदायत की गई हैं, जिसके अंदर बड़े जो फैसले होने जा रहे हैं उसकी तफसीलात एक्सक्लूसिवली अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लान बनाया जा रहा है, जो कि उसका बुनियादी मकसद ये है कि जो नुकसानात हैं, खसारे हैं, कम हो और अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर एनर्जी मिल सके, और दिसंबर 2024 तक इस प्लान को मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो गैस टैरिफ का मैकेनिज़्म है 6 माह बाद उसका तयन होता है और एक बैकलॉग की रेट होता है, सर्कुलर डेट की रेट होता है और बड़े मसाइल का बाइस था। अब इस कमेटी ने डायरेक्शन दी है कि जो गैस का रेट है वो 6 माह की बजाय या उसकी साल बाद फिर आप एडजस्टमेंट करें, उसको माहाना या 3 माह के बाद उसको रिविजिट किया जाए। ओग्रा ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, डायरेक्शन दे दी गई है, वो सारा काम किया जाए। उसके साथ साथ हमारी जो सुई गैस कंपनी है, सुई नॉर्दर्न सदर्न, एक तवील अरसे थे जिनका एक्सक्लूसिव पीरियड तो खत्म हो चुका है, वो बैठी हैं, गैस चोरी हो रही है, नुकसानात हो रहे हैं, जो भी मामला है, लेकिन उनको गारंटीड मुनाफा मिलता है 17.5% तकरीबन। अब इस फिक्स्ड प्रॉफिट रजीम को ख़त्म किया जा रहा है कि भाई आप बेहतर परफॉर्म करें, आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। जब आपको पता हो कि मैंने कुछ करूं या ना करूं, मुझे फिक्स प्रॉफिट मिलना है, मुझे रिटर्न और एसेट्स मिलना है, तो फिर आप कुछ करते नहीं है। उस मैकेनिज्म को चेंज किया जा रहा है, जिसके नतीजे में अल्टीमेटली सार्फिन को फ़ायदा होगा। गैस कीमत के ऊपर एक जो बढ़ने से दबाव पड़ता था उससे आप बच सकेंगे। उसके साथ साथ खास साहब तेलो गैस की कंपनियों को सिक्योरिटी के मसाइल का सामना था, वो मुख्तलिफ इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के इलाकों में नहीं जा पाती थी। उसको हल करने के लिए भी एक वजारत दाखिला के साथ मिलकर एक कम्प्रीहेंसिव एक प्लान बनाया जा रहा है, उसकी तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। इसी तरह हमारे समंदर के अंदर खासा तेल और गैस के ज़खायर हैं। अभी रिसेंटली का एक सर्वे में हमारे एक दोस्त मुल्क ने कुछ डाटा शेयर किया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की समंदरी हदूद के अंदर तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं। अब उनको निकालने के लिए खतीर सरमायाकारी की ज़रूरत है। उस सरमायाकारी के लिए आपने कंपनियों को मराद देनी है ताकि वो ये काम करें। उस मकसद के लिए भी हदायत दे दी गई हैं कि आप फौरी तौर के ऊपर आप एक इंसेंटिव पैकेज तैयार करें और उसके बाद बिडिंग करवाएं ताकि इसमें मामला को हल किया जा सके। इसी तरह एक सबसे बड़ा मामला है खासा, हम महंगी गैस दरामद कर रहे थे LNG। हमेशा हमने बात की कि पाकिस्तान इसका इतनी बड़ी मिकदार के अंदर, जो कि डॉलर्स की हमारे पास शॉर्टेज है, हम इसकी ख़रीदारी के मुतम्मिल नहीं हो सकते। अब ये फैसला करने जा रही है कमेटी कि या तो कतर से कहे कि LNG की इंपोर्ट कम कर दी जाए, जो कि थोड़ा मसाइल का सामना होगा, आपको अपने एग्रीमेंट्स में रिव्यू करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि कौन से ऐसे ऑप्शन अडॉप्ट किए जाएं जिससे दरामदी गैस की जो खपत है उसको हम बढ़ा सकें। तो इस हवाले से भी ये 11 अहम डिसीजन है जो कमेटी ने डायरेक्शन दे दी है और आइंदा माह कमेटी अपना एक अहम तरीन इजलास करके इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी काम शुरू कर देगी। तो खास साहब क्या तवक्को करते हैं कि अगर इस तरह कंक्रीट वे में फोकस करके आप मसाइल को हल करने की कोशिश करें तो कुछ नामुमकिन नहीं है कि आप मसाइल को हल ना कर सकें। जी भट्टी साहब, जिस तरह पहले आपने बिजली के हवाले से खुशखबरी सुनाई, अब गैस के हवाले से भी ये बहुत अच्छा प्लान है जो 19 रुकनी कमेटी ने बड़े अच्छे फैसले किए। मैं समझता हूँ भट्टी साहब, इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है लेकिन हमने इसे कुछ नहीं लुटाया और आने वाली जो नस्लें हैं वो इसी इंतज़ार में हैं कि ये जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, लोग बैठे हैं, हुकूमत है, इनका यही काम है कि ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं, जैसे आपने सरमायाकारी का कहा है कि लोगों को लेकर आएँ। बड़े बड़े सरमायाकार भी आ जाते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ के जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो रुकावटें खड़ी करती है, भाग भी जाते हैं। ऐसा कंक्रीट प्लान बनना चाहिए भट्टी साहब जिससे इस मुल्क को भी फ़ायदा हो, रियासती ख़जाना जो हमारा कौमी ख़जाना है इसमें भी इजाफा हो, और जो आमतुन्नास हैं, आम लोग हैं जो गैस के बारी बिलों तरह दबे रहते हैं, कभी इंपोर्ट कर लिया, LNG आ रही है जी कतर से, फिर हमारे जो मुल्की वसाइल हैं उनको भी हमने डिस्कवर करना है कि नहीं करना। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़े जो हैं मादनी ख़जानों से माला माल रखा है, उसको हम डिस्कवर करें। उसके लिए ज़ाहिर बात है सरमाया चाहिए,
बाहर से कंपनियां आए, जो भी लोग आए, के लिए इस पर हम अभी 77 साल हो गए हैं भट्टी साहब, अब काम शुरू हो जाना चाहिए। सबको मिलकर, मैं जो कहता हूँ ना, बिल्कुल ठीक। हमें इस मुल्क को माशी दलदल से बाहर निकालकर जो तरक्की की शाहरा है उस पर गामजन करना है। बिल्कुल ठीक। इस तरक्की की शाहरा पर गामजन करने के लिए डेफिनेटली आपको मुख्तलिफ ममालिक के साथ तावन को भी बढ़ाना है, और इस तावन को बढ़ाने के लिए रूस के साथ एक बड़ी डेवलपमेंट हुई नाज़रीन, उस डेवलपमेंट की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के साथ रूस ने 30 साल बाद बिलाखिर अपने तिजारती समेत दिफाई और मुख्तलिफ शोबों में तावन को वुसअत देने का फ़ैसला कर लिया। यही सिलसिले की कड़ी थी जो हमने देखा कि रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक तवील अरसे बाद, एक आला तरीन हुकूमती शख्सियत थी जो कि पाकिस्तान आई, और यहाँ पर उन्होंने न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें की, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, और उसके साथ साथ उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। खास साहब, मामला ये है कि आपको याद होगा जो इस खित्ते के अंदर गर्म पानियों तक पहुँचने की जंग थी, रशिया पहुँचा, अल्टीमेटली अफ़गानिस्तान के अंदर जो सारे मामलात हुए, जंग हुई, सोवियत यूनियन पारा पारा हो गया, उसका वो ख्वाब तो पूरा ना हो सका। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान का किरदार था अफ़गान वॉर के अंदर, उसके बाद तल्लुकात हमारे तकरीबन ख़त्म होकर रह गए थे। सफारती तल्लुकात तो न होने के बराबर थे, लेकिन उसके साथ साथ दिफाई तिजारती तल्लुकात भी तकरीबन ख़त्म थे। लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल चेंज हुई, जोग्राफियाई सूरत हाल भी तब्दील हुई, पाकिस्तान ने अपनी जो खित्ते के अंदर अपनी अलाइनमेंट थी वो भी थोड़ी तब्दील की, तो दोबारा रूस के साथ हमारा बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ, और एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ था नवंबर 2015 में, जब रशियन इंटेलिजेंस चीफ जो साबका KGB कहलाती थी, अब उसका नाम चेंज हो चुका है, FSS है, उसके सरबराह ने पाकिस्तान का दौरा किया, और फिर बहुत से मामला तय पाए, और इवन यहाँ तक ये बातें तय पाई कि मुस्तकबिल के अंदर जो सीपेक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और जिसके ज़रिए से अल्टीमेटली वही आपने गवादर के पानियों के ज़रिए से, कराची पोर्ट्स के ज़रिए से आपने दुनिया के साथ अपनी तिजारत को बढ़ा सकते थे, तो उसके ज़रिए उसका भी हिस्सा बनेगा रूस। तो ये मामला तय पाया, और अल्टीमेटली जो एक एतमाद की फ़ज़ा थी वक्त के साथ बढ़ती रही, और आज वक्त बहुत लगा, अगरचे कि हमारे ऊपर एक वेस्टर्न ब्लॉक का बहुत बड़ा प्रेशर भी रहा, लेकिन अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रशिया ने की विज़िट से चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं। अगरचे कि इससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी रूस का दौरा कर चुके हैं, लेकिन अब रूस की तरफ से भी उसी गर्मजोशी का मुजाहरा किया जा रहा है। ख़ास अब यहाँ पे आए, मुलाकातें हुई, और एक आला सतही इजलास के दौरान आप सुनकर हैरान होंगे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रशिया ने एक बड़ा मशवरा दिया पाकिस्तानी हुकाम को। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ, आपने तिजारत को बढ़ाना है, दिफाई तल्लुकात को बढ़ाने। पास्ट के अंदर तो हमारे बड़े मुस्तहकम तल्लुकात थे, पाकिस्तान स्टील मिल रशिया ने माजी में लगाई थी, दिफा के शोबे के अंदर बहुत से ऐसे, अभी हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं और मशीनरी है जो कि रशिया से आया करती थी, लेकिन अब वो मामला तो ऐसे नहीं है। अब वो चाहते हैं कि आप हमारे साथ ट्रेड को बढ़ाएं। तो करेंसी का मसला था, उस सतही इजलास के दौरान उन्होंने कहा कि आप चाइनीज़ करेंसी में हमारे साथ तिजारत कर सकते हैं, यूएई करेंसी के अंदर तिजारत कर सकते हैं अगर डॉलर का मसला है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा मसला उन्होंने कहा कि जो बड़े मंसूबे करने से आप हिचकिचा रहे हैं, तो उन्होंने हमारे पड़ोसी मुल्क की एग्जाम्पल दी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रशिया ने, कि आप थोड़ा सा फिर वेस्ट को फेस करें। तो आप तवक्को करते हैं कि जिस तरीके से हमारी एक पोजीशन है पाकिस्तान की इस खित्ते के अंदर, और जो हमें रिक्वायर्ड हैं तल्लुकात रशिया के साथ, चीन के साथ, उस तरीके से मज़ीद आने वाले दिनों में बेहतरी होगी, या जो हमारा अमेरिकन ब्लॉक का प्रेशर है उसकी वजह से हमें यहीं तक अपने आप को महदूद रखना पड़ेगा? नहीं बेटे साहब, ये चीज़ें तो सर्द जंग के बाद ख़त्म हो गई थी। पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रही है कि हमारे रूस से अच्छे तल्लुकात हों, लेकिन रूस का अनफॉर्चुनेटली हमेशा झुकाव रहा है भारत की तरफ। जो हमारी जंगें भी हुई उसमें भी ये मामला देखने को है। अब मैं समझता हूँ कि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए हैं, रूस ने भी किसी जगह पे रियलाइज़ कर लिया है कि हमें इस खित्ते में पाकिस्तान से अच्छे तल्लुकात बनाकर रखने, जो बहुत ही खुशाइंद बात है। अब जैसे कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, क्योंकि जो एक आपका माजी में एक दुश्मन के साथ उसका अलाई रहा है, उसके साथ हमें सोच समझ कर देखभाल कर आगे बढ़ना है। तो वो पाकिस्तान अपनी पॉलिसी के मुताबिक काम कर रहा है। अब आए हैं, अब ये बर्फ़ पिघली है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कोई बड़ी शख्सियत और उसका विजिट भी कर सकती है। और जब दोनों ममालिक अपने जो खुशगवार तल्लुकात कायम कर लेंगे तो उसका फ़ायदा, पाकिस्तान का एक वफद जो कि फेडरल मिनिस्टर लेवल के जा रहे हैं, तो ये फिर देखें जब ये वफूद आना जाना शुरू हो जाते हैं तो बर्फ़ पिघलती है, जो सर्द मोहरी है वो ख़त्म होती है। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बड़े दानश्वर लिखते रहे हैं कि हमें इस खित्ते में, हमें अमेरिका को भी अपना इत्तेहादी रखना है, लेकिन इसके साथ साथ जो खित्ते के ममालिक हैं
उनको भी साथ लेकर चलना है। ये इस जो टाइमिंग है भट्टी साहब इस वक्त खित्ते की सूरत हाल की और इंटरनेशनल सूरत हाल की, इसमें ये दौरा बड़ा अहम है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि रूस के साथ बिल्कुल ठीक। तल्लुकात मजबूत होंगे। बिल्कुल ठीक, तल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे, लेकिन अपने मफादात को यानी पाकिस्तानी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए हमने आगे बढ़ना है और उन तमाम ममालिक के साथ तजारती तल्लुकात हों, दिफाई तल्लुकात, उनको इस्तवार और वसअत देने की ज़रूरत है जहाँ जिसके अंदर पाकिस्तान का मफाद मौजूद हो। नाज़रीन, अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं और अब एक नई बड़ी अनाउंसमेंट हुई है जहाँ पर CPEC 2 का फेज़ शुरू होना है। उसके अंदर गरचे कुछ रुकावटें हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मामला तय होने जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ चीनी कंपनी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है कि पाकिस्तान के अंदर जो टेक्सटाइल का शोबा है, जिसके ज़रिए से पाकिस्तान सालाना 20 से 25 अरब डॉलर की तकरीबन एक्सपोर्ट करता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को फुली एक्सप्लॉइट करने के लिए, फुली यूटिलाइज़ करने के लिए अब चीनी कंपनी ने, वो चीनी कंपनी जिसने पाकिस्तान में साहिवाल कोल पावर प्लांट लगाया, ये एक बड़ी सरमायाकारी थी उस कंपनी की जानिब से, अब उसने पाकिस्तान के टेक्सटाइल शोबे के अंदर सरमायाकारी करने का फैसला करते हुए ये अनाउंसमेंट की है कि यहाँ पर पाकिस्तान में एक टेक्सटाइल पार्क तमीर किया जाएगा। खास साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल ताडर ने इस बात की तस्दीक की है कि चीनी कंपनी 5 अरब डॉलर की खतीर सरमायाकारी करेगी टेक्सटाइल पार्क के क़याम में। पहले मरले में 2 अरब डॉलर सरमाया की जाएगी और दूसरे मरले में मज़ीद 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के टेक्सटाइल के शोबे के अंदर एक्सपर्टीज़ हैं, पोटेंशल है, और जो हमारे सालाना एक्सपोर्ट्स हैं हम उसको 20 अरब डॉलर से बढ़ाकर 50 अरब डॉलर तक ले जा सकते हैं। और चीन का टेक्सटाइल के शोबे के अंदर एक बड़ा नाम है। हमारी बहुत सी मसनूआत रॉश उसका मटीरियल हो या उसकी फिनिश प्रोडक्ट हो, चीन से इंपोर्ट हो रही हैं। वो एक्सपर्टीज़ अगर हमें यहाँ मिलती हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान भी आलमी मंडी के अंदर अपनी बेहतर मसनूआत भेज के बेहतर रेमिटेंस, बेहतर फॉरेन एक्सचेंज कमा सकता है। तो एक बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन उसके साथ साथ खास साहब, हमारे यहाँ जहाँ सियासी जो चैलेंजेस हैं वो कम होने का नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन मुआशी फ्रंट के ऊपर, तिजारती फ्रंट के ऊपर बहुत सी चीज़ों की बेहतरी आई है। अगर हम देखें उसके अंदर तो हम देखते हैं कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर, जो एक वक्त तक ये था कि हम दिवाली होने जा रहे हैं, वह अब बेहतरीन सतह के ऊपर हैं। हम अपनी 3 से 4 माह की जो हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की हमारी ज़रूरत है उसको भी पूरा कर सकते हैं और कोई ऐसी परेशानी नहीं है। यही वजह है कि IMF ने भी अपना प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान को देने का फ़ैसला किया। 25 सितंबर को उसके ऊपर बोर्ड की मीटिंग होनी है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट नीचे आया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसकी बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट की, बड़ी डेवलपमेंट है, कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। डॉलर एक्सचेंज रेट वो भी ऊपर जाने की बजाय पहले उसने स्टेबल हुआ और अब कदरे वो नीचे आ रहे हैं, जो कि पॉजिटिव साइन है। उसके साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुसलसल नीचे आ रही हैं, जिसका मतलब है कि आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी। महंगाई कम होने का मतलब है कि आपकी शरह सूद मज़ीद नीचे आएगी, कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट आपका फुल कंट्रोल में है। आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो दरमियान में बहुत डिफरेंस था वो पहले तो बहुत कम हुआ और अब इवन आपका जो करंट अकाउंट अकाउंट का डेफिसिट था पहले वो खसारे में था, अब वो प्लस हो गया। मतलब आपके पास जो प्रेशर था ज़र मुबादले ज़खायर के ऊपर वो तकरीबन ख़त्म हो गया। भट्टी साहब, जब से जो बानी पीटीआई के खिलाफ तरीके में इत्मीनान आई थी, उस वक्त जब उन्होंने IMF से एग्रीमेंट ख़त्म किया था, उस वक्त जो हमारी मैशत थी ऐसे जैसे पहाड़ से पत्थर कोई लुढ़कता है ना, वो लुढ़क रही थी। उसके बाद आके दोबारा एग्रीमेंट किया बड़ी मुश्किलात के साथ, तो बड़ा एक अवाम पर भी बड़ा प्रेशर आया। वो सारे प्रेशर को कंट्रोल करते हुए अभी जो हुकूमत बनी इत्तेहादी, इन्होंने अब लगता है कि माशत एक जगह थम गई है। अभी उसको उसमें हेल्थ बेहतर नहीं, जो नीचे लुढ़क रही थी वो एक जगह रुक गई है। अब ऐसे लगता है कि जो अशारिये आ रहे हैं कि बेहतरी की तरफ और मजबूती की तरफ हमारी मैशत जा रही। अगर देखें ये जो इत्तेहाद बना पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून ने, इसने रियलाइज़ किया हमें इस पाकिस्तान को आगे लेकर चलना। जो माशी नुकसान PTI के दौर में हुआ, जो हमारे हमसाया ममालिक से उनसे तल्लुकात ख़राब, उनको ठीक करके एक डगर पर डाल दिया है। बदकिस्मती ये है कि PTI ये बात समझ नहीं रही। अब उनके भी अरकान असम्बली जो भी हैं कौमी असम्बली में मौजूद हैं, सूबाई असम्बली में मौजूद हैं, एक सूबे में उनकी हुकूमत है, उनका सारा जोर इस पर है कि बानी PTI को रिहा किया जाए। अभी भी ये देखें, ये जो आईनी तरमीम का मामला भी है उसमें भी ये बात सामने आ रही है कि वो NRO की रट लगाई हुई है। जब आप सियासत और मुल्क को, रियासत को अलहदा करके देखें तो हमें सबको मिलकर, मैं ये समझता हूँ। और दूसरी तरफ मैं समझता हूँ पहले मरहले पे PTI ने इस जो हमारी माशत की तबाही आई उसमें PTI ने बड़ा उसका नेगेटिव रोल है। अनाएं और जिद्दें छोड़कर मुल्क के लिए बड़ी अच्छी बात है साहब। कानूनी रिलीफ तो अदालतों से मिलने हैं, जो सियासी रिलीफ है वो सियासतदानों के साथ बैठ कर ही आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की नाज़रीन कि जब आपकी मौशियत जो बदतरीन बहरान से दो-चार रही, उसकी डायरेक्शन ठीक हो चुकी है और मौशियत टेकअप होने के असरात वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम कम करने के लिए कौन अपना किरदार अदा करेगा या किरदार अदा नहीं करेगा, ये सब कुछ अवाम के सामने है और अवाम ही फिर उसका
फैसला करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।